हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने दो मेन पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट जो अपना पॉइंट था वो था आवेश क्या होता है, आवेश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और जो सेकंड जो अपना पॉइंट था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग, जिसकी सहायता से अपन ने ये देखा था कि आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है। आज की क्लास में अपन मेनली डिस्कस करने वाले हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बारे में, जिसके अंदर जो पहला पॉइंट अपना होने वाला है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आवेशन तथा अनावेशन की व्याख्या। ठीक है। और जो तीसरा और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना होने वाला है आवेश उत्पन्न करने की विधियां। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन बेसिकली इन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने और प्रीवियस क्लासेज नहीं ली हैं, सबसे पहले जाके आप वो पहले ही क्लासेज लें और उसके बाद में आप इन क्लासेस को देखें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। आप लोगों को याद हो तो आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग देखा था, जिसकी सहायता से हमें यह पता चला था कि आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं अपन धन आवेश और दूसरे को बोलते हैं अपन ऋण आवेश। ठीक है। अब ध्यान से देखें कि इस प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें याद रखने, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, समान या फिर सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल और विपरीत या विजातीय आवेशों के मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। देखें, आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा आवेश, एक तो धन आवेश, और दूसरा कौन सा आवेश, एक होता है ऋण आवेश। कौन सा, ऋण आवेश। अब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से हमें पता चला था कि समान प्रकृति के आवेश है, समान यानी सजातीय आवेश है। कैसे, अगर दोनों के दोनों आवेश या तो प्लस हो या फिर दोनों कैसे हो, या फिर दोनों कैसे हो, माइनस। तो अगर दोनों प्लस है तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और दोनों माइनस है तो भी इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यानी समान आवेश अगर हैं तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर दूर भागना, दूर दूर हटना, एक दूसरे को पसंद ना करना, दूर भाग जाना। ठीक है। और अगर विजातीय है यानी विपरीत प्रकृति के, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस है, तब इनके बीच में लगता है आकर्षण बल, यानी ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो अगर दोनों अलग अलग आवेश हैं तो फिर लगेगा आकर्षण बल, और एक जैसे हैं तो लगेगा प्रतिकर्षण बल। यानी एक जैसे होंगे तो दूर भागेंगे और अलग अलग होंगे तो पास पास आएंगे। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखें, आवेशित, आविष्ट या विद्युन्मय वस्तु, इंग्लिश में बोल सकते हैं चार्ज्ड। ठीक है। तो आवेशित वस्तु कौन सी होती है, ध्यान से देखना। अगर किसी वस्तु के ऊपर, अगर पहले से कोई आवेश है, अगर किसी वस्तु के ऊपर पहले से कोई भी आवेश है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, तो अगर वस्तु के ऊपर आवेश है तो उस वस्तु को कहते हैं आवेशित, विद्युन्मय या आविष्ट वस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज्ड। और अगर इसके ऊपर आवेश नहीं है, यानी आवेश का जो मान है वो कितना है, भाई 0 है, तो फिर इस वस्तु को बोलते हैं अनावेशित या उदासीन वस्तु। समझ में आ रही बात। आवेशित वस्तु कौन सी होती है, वह वस्तु जिसके ऊपर पहले से आवेश होता है, और अनावेशित वस्तु कौन सी होती है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ध्रुवता। क्या है भाई, ध्रुवता। इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखना भी। देखो, ध्रुवता जो शब्द है आप लोग ध्यान से देखें तो ये ध्रुव से मिलकर बना है, ध्रुव है ना, ध्रुव। और आपने पढ़ा है 10th क्लास में, थोड़ा सा आ जाता है कि ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी N और दक्षिण ध्रुव यानी S। ठीक है। एक तो उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है। जैसे आप देखो, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं किसी वस्तु को दो भागों में काट दूं, ऐसे दो भागों में काट दूं, तो ये वाला भाग अलग चला जाए, ये वाला भाग अलग चला जाए, तो आप बोलोगे एक ही वस्तु के दो टुकड़े हो गए, दो ध्रुव बन गए, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है। वैसे ही आपने अब क्या देखा, आपने देखा कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आपने धनावेश को अलग पढ़ लिया और ऋणावेश को आपने अलग कर दिया, तो कितने ध्रुव बन गए, दो ध्रुव बन गई। एक तो धनात्मक आवेश का, एक ऋणात्मक आवेश का। यह गुण जो है वो क्या कहलाता है, ध्रुवता। अगर हमें इसी की परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या कहेंगे, ध्रुवता क्या है, तो ध्रुवों का बनना, यानी वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में विभेद करता है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में विभेद करता है,
उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं ध्रुवता। तो ये जो चार महत्वपूर्ण बिंदु थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोबारा एक बार देख लें कि अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। पहले से आवेश है तो आवेशित वस्तु कहेंगे, पहले से आवेश नहीं है तो उदासीन वस्तु कहेंगे। और वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में विभेद करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवता। क्या बोलते हैं भाई, ध्रुवता। ठीक है। एक ये नोट में इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप ध्यान से देखें, क्या कि दो विपरीत आवेशित वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर यह पुनः अनावेशित हो जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, इसके ऊपर पहले से धनावेश है, ये धनावेश है, ठीक है, और ये दूसरी वस्तु है, उसके ऊपर उतना ही क्या है, उतना ही ऋणावेश है। ये लो, जितना इसमें धनावेश है उतना इसमें क्या है, ऋणावेश। सही है। तो ये समान विपरीत आवेशित है भाई, समान विपरीत आवेशित, यानी दोनों के ऊपर आवेश का मान क्या है, समान। तो इन दोनों के ऊपर आवेश का परिमाण तो क्या है, समान, यानी इसके ऊपर 2 कूलम आवेश है तो इसमें भी 2 ही है, लेकिन इसमें प्लस में, इसमें किसमें है, माइनस में। अगर आपने इन दोनों को संपर्क में ला दिया, टच करवा दिया, तो क्या होगा, ये दोनों पुनः क्या हो जाएंगी और अनावेशित हो जाएंगे, यानी इनके ऊपर आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0। और क्यों हो जाएगा, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, इसलिए कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको याद रखने हैं। ये किससे संबंधित है, ये आपके संबंधित है बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है, ध्यान से देखना भी, देखो सुनना भी। देखो, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि दो वस्तुओं को, दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं को परस्पर आप रगड़ो। जैसे आपको याद हो तो आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग में और कांच की छड़ को और रेशमी वस्त्र से और रगड़ा था, याद आया क्या। तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, आवेशित। और एक पे अगर धनावेश आएगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ऋणावेश। यानी जब भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उन पे विपरीत आवेश आता है। कैसा आवेश आता है, विपरीत। और विपरीत आवेश की मात्राएं भी क्या होती है, समान। यानी एक पे 2 कूलम आ रहा है तो दूसरे पे -2 आएगा, तो 2 समान हुआ कि नहीं हुआ। यानी परिमाण में तो समान, यानी संख्या में तो समान, लेकिन आवेश की प्रकृति जो है वो उल्टी होती है। तो जब भी इन दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके ऊपर आवेश आता है, लेकिन वो उल्टा आता है और समान परिमाण का आता है। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, ध्यान सुनना भी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं, जिन एग्जाम्पल्स की सहायता से आप ये बता पाएंगे कि जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे ना तो कौन से पे तो धनावेश आएगा और कौन से पे ऋणावेश आएगा। ठीक है। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना भी। इधर की तरफ तो लिखूंगा मैं पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, धनात्मक आवेश के उदाहरण, और इधर लिखूंगा मैं नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश के उदाहरण। अब मतलब क्या है, यानी इधर वाली वस्तुओं को इधर वाली वस्तुओं से जब आप रगड़ोगे तो इधर वाली पे तो धनात्मक आवेश आएगा, इधर वाली पे ऋणात्मक आवेश आएगा। जैसे देखो, धनात्मक आवेश में क्या क्या याद रखना आपको, एक तो याद रखना है कांच, कांच की कोई छड़ वगैरह कांच। दूसरा रखना है बिल्ली की खाल, समूर भी बोलते हैं जिसे, बिल्ली की खाल। और तीसरा आपको याद रखना है ऊनी कपड़ा, तो ऊनी कपड़ा भी। ठीक है, ये लो। और ऋणात्मक आवेश में आपको याद रखना है रेशम, एक तो रेशम याद रखना है, एक याद रखना है आपको एबोनोइट, ठीक है। एक आपको याद रखना है एम्बर, एम्बर याद है, थेल्स के प्रयोग वाला एम्बर। ठीक है। एक याद रखना आपको रबर, एक नाम याद रखना आपको प्लास्टिक। तो इधर वाली वस्तुओं को इधर वाली वस्तुओं के साथ जब आप रगड़ोगे, तो मैं ये युग्म बता रहा हूं आपको कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग से अपन दो वस्तुओं को रगड़ते हैं। तो देखो, इधर वाली वस्तुओं को इधर वाली वस्तुओं के साथ रगड़ोगे तो इन पे धनावेश आएगा, इन पे क्या आएगा, ऋणावेश। तो ये धनावेश ऋणावेश के युग्म वाली वस्तुएं मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, ध्यान से देखना, ये तो धनात्मक आवेश ग्रहण करेंगी और ये रगड़ने से ये वाली ऋणात्मक आवेश ग्रहण करेंगी। आप इन्हें याद कर सकते, छोटी सी ट्रिक देखो। धनात्मक आवेश के लिए आप याद रखो कि काली बिल्ली ऊनी कपड़ा ले गई,
ऊनी कपड़ा ले गई। और ऋणात्मक आवेश के लिए आप याद रखोगे सिरप। सिरप समझते हो, जैसे कप सिरप आती है, लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन आती है जिसे अपन सिरप बोलते हैं, उस सिरप की बात चल रही है, तो सिरप। ठीक है, धनात्मक आवेश के लिए याद रखना है काली बिल्ली ऊनी कपड़ा ले गई, और ऋणात्मक आवेश के लिए याद रखना है सिरप। देखो काली से जो एक का है, इससे याद रखना आपको कांच, बिल्ली से याद रखना है बिल्ली की खाल, और ऊनी कपड़ा ये ऊनी कपड़ा। तो ये तो है धनात्मक आवेश के उदाहरण। और सिरप से याद रखना आपको ऋणात्मक आवेश के उदाहरण। कैसे? एस का मतलब है सिल्क, एस का मतलब क्या है भाई? सिल्क। सिल्क का मतलब रेशम। ई का मतलब है एबोनोइट, आर का मतलब है रबर, आर का मतलब क्या है? रबर। ए का मतलब है एम्बर, और पी का मतलब है प्लास्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ग्रहण करने वाली वस्तुओं के उदाहरण को याद कर सकते हो। इन वस्तुओं को इनके साथ रगड़ोगे तो इन पे धनावेश और इनके पास क्या आएगा? ऋणावेश। और इन्हें याद कर सकते हो काली बिल्ली ऊनी कपड़ा ले गई, और इनको याद करोगे आप सिरप से। ठीक है, तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आवेशन और अनावेशन की व्याख्या। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो ध्यान से देखना भाई कि कोई भी वस्तु अनावेशित क्यों होती है और कोई भी वस्तु जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित क्यों होती है। भाई आपने आवेश के प्रकार समझ लिए कि आवेश के दो प्रकार होते हैं। अब हमें समझना है कि कोई भी वस्तु जो है वो उदासीन यानी अनावेशित क्यों होगी, और एक धनात्मक आवेशित क्यों होगी, और ऋणात्मक आवेशित क्यों होगी। ध्यान से देखें, देखिए क्या बोलता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ध्यान से देखना, जैसे देखें ये एक वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर कोई आवेश नहीं है, इस वस्तु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसका कारण हम बताएंगे कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं, यानी ये उदासीन क्यों है। तो क्या कहता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत? ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, है ना, दुनिया के अंदर जो भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ जो है अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना है। यही भाई मुख्य इकाई यही है पदार्थों की। तो जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने? अणुओं या फिर परमाणुओं से। तो ये मिलके बना है अणुओं या फिर परमाणुओं से। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अणुओं या परमाणुओं की। ध्यान से देखना, तो परमाणु में मुख्यतः आपको तीन कण मिलते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश, जिसका मान होता है आप लोग जानते हो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। एक होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और कूलम। और एक होता है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, यानी ये उदासीन होता है, 0 कूलम। तो परमाणु में मुख्यतः तीन कण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब उसके ऊपर क्या ज्यादा है भाई? ऋण आवेश, तो यानी ऋणात्मक आवेश आएगा, नेगेटिव। अगर किसी के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर या किसी परमाणु में प्रोटॉन ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा ज्यादा है? धनात्मक आवेश। और अगर 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 आप कहे कि इलेक्ट्रॉन भी नहीं है प्रोटॉन भी नहीं है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, तो उस केस में उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। बल्कि मैंने एक तरीका बताया आप लोगों को समझने का तरीका, ऐसा होता नहीं है, बस समझाने के लिए। देखो ध्यान सुनो भी, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋणात्मक आवेश आएगा क्योंकि माइनस ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो धनात्मक आवेश आएगा। और न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन तो अनावेशित कण है, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूट्रॉन का आवेश उत्पन्न करने में कोई योगदान नहीं होता है। तो इसलिए आप न्यूट्रॉन की तो बात ही मत करो भाई, अपना चैप्टर ही है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हम आवेश की बात कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, यह आवेश उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हम मुख्यतः इस चीज की बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। ठीक है, तो अपन इनकी बात करेंगे, मेनली इनकी। अच्छा अब अपन बात करते हैं कोई भी परमाणु जो है, किसी भी परमाणु, चाहे किसी भी परमाणु की बात करो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या भाई? इलेक्ट्रॉन की और संख्या, और वो बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या की।
किसकी संख्या के भाई? प्रोटॉन की और संख्या के। अब इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश और प्रोटॉन का मतलब धन आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने का मतलब जितना ऋण आवेश है उतना ही क्या है? धन आवेश है। इसलिए परमाणु जो है वो विद्युत रूप से कैसा होगा? वो विद्युत रूप से होगा उदासीन। कैसा होगा भाई? उदासीन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनो। क्या कहता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन का आवेश उत्पन्न करने में कोई योगदान नहीं है। इसलिए बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है और इसलिए परमाणु जो है वो क्या है? विद्युत रूप से कैसा है? उदासीन है। अब ध्यान सुनो, देखो ये पदार्थ है, ये किससे मिलकर बना है? ये देखो मैंने बहुत सारे इसमें क्या बनाए हैं? परमाणु बनाए। तो पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है? तो पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। चाहे इस परमाणु की बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है। तो ना तो इस परमाणु के ऊपर आवेश, ना इसके ऊपर आवेश, ना इसके ऊपर, किसी के ऊपर आवेश है नहीं है और पदार्थ इन सबसे मिलकर बना है। तो इन परमाणुओं पे आवेश नहीं है तो पदार्थ के ऊपर कोई भी आवेश है नहीं है। समझ में आई बात? अब परमाणु पे आवेश नहीं है, इसका कारण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होना। इसलिए पदार्थ पे कोई आवेश नहीं है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। तो आप कहोगे कि परमाणु पे आवेश नहीं है, इसका कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो पदार्थ में कोई आवेश नहीं है, इसका कारण भी क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी जितना ऋण आवेश है उतना ही क्या है? धन आवेश। तो ये कारण था। ये किस चीज का कारण था? ये इस चीज का कारण है कि कोई भी वस्तु अगर अनावेशित यानी उदासीन है, अनचार्ज है, कोई भी वस्तु अगर अनावेशित है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी ऋण आवेश बराबर धन आवेश, ठीक है। अच्छा अब देखना ध्यान से देखना भी, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और आपको कह रहा है ये धन आवेशित है। कैसी है भाई? धन आवेशित। ये जो वस्तु है ये धन आवेशित है। तो अब अपने को इसका कारण पता करना है कि धनावेशित क्यों है। ध्यान से देखना भी। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। मान लो कि पहले ये जो वस्तु है ये उदासीन थी। उदासीन क्यों थी? तो आप बोलोगे अभी सर आपने बताया जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। तो मान लो इसमें 100 तो इलेक्ट्रॉन है, 100 तो इलेक्ट्रॉन है और 100 ही क्या है? 100 ही प्रोटॉन है। 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन, ठीक है। अब तक कैसी है? उदासीन। लानी कैसी है? धनावेशित। देखो क्या होगा अगर ये वस्तु अपने अंदर से और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। सपोज करो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल दी। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? 2। तो अब क्या होगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 से घटके और कितनी हो जाएगी? 98 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ, अब इस वस्तु में धनावेश ज्यादा है कि ऋणावेश ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है ऋणावेश और प्रोटॉन से आता है धनावेश। तो आप बोलोगे प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब धनावेश ज्यादा है। ध्यान से देखिए 98 प्रोटॉन से 98 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। लेकिन इसमें कितने? 2 प्रोटॉन क्या रहेंगे? एक्स्ट्रा रहेंगे और वो ही क्या उत्पन्न करेंगे? धन आवेश। प्रोटॉन क्या उत्पन्न करेगा? धन आवेश। तो इसके ऊपर 2 क्या आ जाएगा? प्लस। समझ में आई बात? धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न हुआ आपके समझ में आया? पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ है? वो बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस वस्तु के ऊपर धनात्मक आवेश आ गया। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप यहां कहोगे यहां पे प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा रिवर्स, यानी अगर मैं बात करूं ये एक और वस्तु है जो ऋण आवेशित है। ये देखना ध्यान से, ये वाली जो वस्तु है ये ऋणावेशित है, ऋणावेशित। तो अगर हम इस ऋणावेशित की व्याख्या करें कि भाई ऋणावेशित क्यों है, तो आप ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मानो कि ये वस्तु पहले जो है वो है उदासीन थी। और उदासीन क्यों थी? अभी जैसे आपको कारण बताया, मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 ही क्या थे? प्रोटॉन थे। 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन, ठीक है। अब इस वस्तु के ऊपर कुल आवेश निकाले तो जितना माइनस है उतना प्लस है, दोनों को जोड़ दो तो देखो 100 तो माइनस है और 100 प्लस है
इसलिए कुल आवेश कितना है, 0। अगर ये बाहर से और 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर ले, ग्रहण कर ले, इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, देखो वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। यहां वस्तु ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला था। यहां क्या था, न तो ग्रहण किया ना बाहर निकाला, तो ग्रहण कर ले। तो अब ये 100 इलेक्ट्रॉन जो है इनकी संख्या बढ़ के और कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 102 इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज्यादा हुए, अब देखें प्रोटॉन तो 100 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 102 हो गए, यानी ऋणावेश की मात्रा जो है वो बढ़ गई। अब इस स्थिति में वस्तु के ऊपर कुल आवेश कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 100 तो प्लस का है और 102 माइनस का है, इन दोनों को जोड़ोगे तो -2 आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। समझ में आई बात। ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ध्यान से देखिए, अब आप चाहो तो साथ में नोट्स भी बना सकते हो। देखो क्या क्या कहता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि मैं आवेशन का मतलब है किसी वस्तु में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे आता है वो, और अनावेशन यानी अनावेशित क्यों होती है, उदासीन क्यों होती है वस्तु, वो उसकी व्याख्या करता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ध्यान से देखिए कैसे। तो कहता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कि सबसे पहले मैं अनावेशित वस्तु की व्याख्या करूंगा, फिर धनावेशित की और फिर ऋणावेशित। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले अनावेशित क्या कहता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु अथवा अणु से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक पदार्थ में क्योंकि परमाणु और अणु है तो परमाणु और अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु जो है वो विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन। क्योंकि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु पे आवेश नहीं है तो पदार्थ के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो पदार्थ के अनावेशित होने का कारण क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का बराबर होना। ठीक, नेक्स्ट, कोई भी पदार्थ है वो धनावेशित क्यों है, तो कहता है कि अगर कोई उदासीन या अनावेशित वस्तु और इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, उसमें धनात्मक आवेश बढ़ जाता है। और उस वस्तु के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करेगी, जैसे 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, 2 निकालेगी 2 प्लस बच जाएंगे, 4 निकालेगी तो 4 प्लस बच जाएंगे, 5 बाहर निकालेगी इलेक्ट्रॉन तो पर 5 प्लस यानी 5 प्रोटॉन ज्यादा बच जाएंगे। कुछ बात समझ में आई। तो उसमें कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश। सेम चीज यहां क्या कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों क्या करती है, ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, उसके परिणाम स्वरूप वस्तु के ऊपर क्या जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। अब कितना ऋण आवेश आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे उतना ही ऋण आवेश आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से बैलेंस है, 100 बैलेंस है। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो वो 2 ही तो ज्यादा हुए हैं, उतना ही क्या जाएगा, ऋण आवेश। यहां पे ये पहले से बैलेंस थे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं तो इसमें 2 बढ़े हैं ना, 2 प्लस बढ़े, तो 2 क्या आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया, 3 बाहर जाते तो 3 प्लस आ जाता, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता 3 माइनस आ जाता। तो इस तरीके से वस्तु के उदासीन होने का कारण होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होना, और धनात्मक आवेश आने का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकालना, और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होने का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। और इन सब बातों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए भाई, इन सब बातों से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए भाई, ये वेरी 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 मोस्ट मान लिया आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। देखो यहां तो आवेश था ही नहीं, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, यही आवेश आया है। तो यहां आवेश क्यों आया है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ध्यान से देखना भाई, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी वस्तु के ऊपर आवेश जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का मतलब चाहे बाहर निकलो और चाहे आए, चाहे तो आप ग्रहण करो और चाहे आप बाहर निकालो इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। यही क्या है, आवेश के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। तो ये है मुख्य कारण किसी वस्तु पे आवेश के आने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब ध्यान से देखें भाई, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो प्रोटॉन बढ़ गए, तो क्या प्रोटॉन भी बाहर निकल सकते हैं? भाई आवेश तो ऐसे भी आ सकता है कि यहां से मान लो 2 प्रोटॉन बाहर चले जाते तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते और प्रोटॉन क्या रह जाते, प्रोटॉन कम रह जाते, तो इसके ऊपर कैसा आ जाता, ऋण आवेश आ जाता। तो आवेश तो ऐसे ही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ध्यान दे कि प्रोटॉनों को निकालना और इलेक्ट्रॉनों को निकालना, इन दोनों में से ज्यादा सुविधाजनक कौन सा है,
तो पहले आसानी से कम ऊर्जा से कौन बाहर निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, नाभिकीय बम है ना, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर प्रोटॉन भी बाहर निकलते हैं, तो वहां अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा और प्रोटॉन को अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होगा? आप कहोगे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि वहां ज्यादा ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आप देख भी सकते हैं कि किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन तो है, वो तो बहुत ही अंदर की तरफ है। ये देखें आप, प्रोटॉन तो बहुत अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर की तरफ है। तो पहले बाहर को निकलेगा? पहले बाहर यही निकलेगा, ये तो बाद में बाहर निकलेगा। जैसे आप ये समझ सकते हो, जैसे मान लो एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, मान लो ये क्लासरूम, यहां पे गेट है, ये गेट है क्लासरूम का, ये गेट है, और यहां ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे बैठे हैं। अब ध्यान से देखना आप, ये बच्चे बैठे हैं ऐसे, ठीक है। अब आप बताओ इस क्लासरूम में से पहले बाहर कौन निकलेगा? तो गेट के जस्ट पास वाला बच्चा जो है वो पहले बाहर निकलेगा, और ये दूर वाले जो बच्चे ये सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। यानी जो पहली लाइन में फर्स्ट रो के अंदर बैठा है वो पहले बाहर निकलेगा, और जो लास्ट में बैठा है वो क्या है? सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। समझ में आई बात? तो इस परमाणु के अंदर जो सबसे लास्ट वाला, जो देखो सबसे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले बाहर निकलेगा, और प्रोटॉन जो है वो बाद में बाहर। प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, पहले बाहर कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान सुने भाई। इलेक्ट्रॉनों के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं इलेक्ट्रॉनों के? एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक तो कौन सा होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है? ध्यान सुना भाई। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब है कि किसी परमाणु में सबसे बाह्यतम कोष वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा पाके ही बाहर निकल जाते हैं, और बद्ध इलेक्ट्रॉनों का मतलब है जो नाभिक के एकदम पास रहते हैं, जिन पे नाभिक का आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, इन्हें कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन भाई? बद्ध इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुने भाई, सबसे ज्यादा दूर है, उसमें नाभिक का आकर्षण कम है, तो सबसे जल्दी बाहर निकलेगा, उसे कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो सबसे पास है उसके ऊपर नाभिक का जो बल है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, तो बाद में, यानी ज्यादा ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा, उसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी अपने को, तब वो बाहर निकलेगा। कुछ बात समझ में आई? इसे आप ऐसे समझ सकते हो, इसे आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, जैसे यहां टीचर बैठा है, यहां एक टीचर बैठा है, ये मान लो ये टीचर बैठा है, और इसके पास में ये मान सकते हो आप कि ये 10 बच्चे बैठे। इस तरीके से ये 10 बच्चे आप लोग मान सकते हो ये बैठे, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टीचर का सबसे ज्यादा प्रभाव किस बच्चे के ऊपर है, तो ये सबसे पास में है। जैसे ये शरारत करेगा टीचर, ये तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, यानी इसके ऊपर सबसे ज्यादा बल है, इसलिए जो बच्चा है डरा धमका हुआ बैठा रहता है। वहीं जो दूर वाला बैक बेंचर्स जो होते हैं, सबसे दूर जो बैठा है वो एकदम फ्री है। जैसे टीचर लिखना स्टार्ट करता है वो अपनी बातों में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब तक सर यहां आएंगे, यहां तक पहुंचेंगे, तब तक मैं चुप हो जाऊंगा। इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला, इसके ऊपर इस नाभिक का जो बल है, प्रभाव है, वो कम पड़ रहा है, और जो सबसे पास वाला है इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है? ज्यादा पड़ रहा है। यानी ये ज्यादा बंधा हुआ है और ये कम बंधा हुआ है, तो इसे तो कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पहले बाहर कौन निकलेगा? घंटी बजते ही पहले बाहर ये निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि सर का मेरे ऊपर आकर्षण बल क्या है? कम, मैं तुरंत भाग जाता हूं। और ये वाला जैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो सर हो सकता है थप्पड़ भी मार सकते। कुछ समझ में आई बात? तो इसमें बल कम लग रहा है, इसमें बल क्या लग रहा है? तो जितना पास होगा उससे बल ज्यादा, जितना दूर होगा उससे उतना ही बल क्या लगेगा? कम लगेगा। कुछ बात समझ में आई? तो नाभिक में देखो, नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पास में, सबसे पास वाले सेल में जो होता है, जैसे K, L, M की बात करें तो यहां वाले इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा बल लगता है, इन्हें कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो सबसे दूर होता है उनमें बल कम लगता है, उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो, हम बात कर रहे थे आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से होंगे? अगर इलेक्ट्रॉनों के प्रकारों की बात करें तो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात चलिए। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक से तेजी से बंधे हुए हैं, बहुत मजबूत बल से बंधे हुए हैं, उन्हें आप बहुत ज्यादा ऊर्जा दोगे ना तब वो बाहर निकलेंगे। और उसके बाद नंबर आएगा किसका? प्रोटॉनों का। उनको तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए आसानी से कम ऊर्जा से निकलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही और क्या उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है आपके आवेश। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये बताता है कोई वस्तु अनावेशित क्यों है, धनात्मक आवेशित क्यों है, ऋणात्मक आवेशित क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो ही उत्पन्न करता है आवेश। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से वाले?
मुक्त इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से और कम बल, कम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जिन्हें कम ऊर्जा देने पे और वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वहीं बद्ध इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है। बात समझ में आई? ये था अपना कौन सा सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें पता चल चुका है अब तक कि आवेश को उत्पन्न करने का जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, और अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। ध्यान से देखें, इन दोनों बातों में एक विरोधाभास नजर आ रहा है कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि भाई आवेश को उत्पन्न करने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, और वहीं दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। मतलब क्या है, इन विधियों का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु के ऊपर आवेश ला सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा आवेश को बना सकते हैं, मैं कह रहा हूं आवेश को ला सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी सहायता से आवेश को लाया जा सकता है। ध्यान से देखना, देखो लाएंगे तो इन 3 तरीके से, लेकिन सब में जो कॉमन बातें होंगी वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी ये एक चीज को और बोलने के 3 तरीके हैं, लेकिन सब में ये चीज कॉमन रहेगी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही आवेश आएगा। लेकिन मैं कहूंगा ये, मैं बोलूंगा ये कि भाई घर्षण द्वारा आ रहा है, चालन द्वारा आ रहा है कि प्रेरण द्वारा आ रहा है, मैं बोलूंगा तो ये कि मैं आवेश लेके आया हूं घर्षण द्वारा, लेकिन घर्षण द्वारा नहीं। उन सब में मुख्य कारण क्या छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से मैं क्या लेके आया हूं, आवेश लेके आया हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, जो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है भाई, कि घर्षण द्वारा जो आवेश है वो किस तरीके से आता है। ध्यान से देखें, तो ये पढ़ने से पहले एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो, अर्थिंग या भू संपर्कन क्या होता है। ध्यान से देखना भाई, जो अपना पहला टॉपिक है वो है, ये विद्या पढ़ने से पहले अर्थिंग, अर्थिंग को हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कन। ध्यान से देखना भाई, आप लोगों ने ये अर्थिंग वाली जो प्रोसेस है सामान्यतः सभी के घरों के अंदर या ऑलमोस्ट जितने भी घर हैं उनके अंदर अर्थिंग वगैरह अपन करवाते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि वस्तु के ऊपर जो आवेश है उसे अपन स्थानांतरित कर दे किसी अर्थ को, यानी पृथ्वी को, कि पृथ्वी को आवेश स्थानांतरण करना। जैसे आपको पता हो, देखो अर्थिंग घरों के अंदर अपन अर्थिंग, ऊंची ऊंची जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, है ना, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, वो लोग क्या करते हैं कि अर्थिंग करवाते हैं। अच्छा, अर्थिंग का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि बारिश के दिनों के अंदर जो बिजली गिरती है, बिजली जो होती है वो बहुत ही बड़ा आवेश होता है, और उसके गिरने से इमारतें वगैरह जो हैं, भवन वगैरह जो हैं वो ढह जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। इन सब से बचाव के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही वो बिजली जो है वो इमारतों पे, भवनों पे गिरेगी, तो वो जो जितना भी आवेश इमारत या भवन पे गिरा है वो सारा का सारा आवेश जो है वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे वो इमारत और भवन को कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखें क्या है अर्थिंग का मतलब। जैसे मान लो ये एक वस्तु है भाई, ये कोई भवन वगैरह है, इमारत वगैरह है, कुछ भी मान सकते हो आप, ये वस्तु है, और इसके ऊपर जो भी आवेश है, अगर वो आवेश आपने और कहां भेज दिया, उस आवेश को आपने कहां भेज दिया, और अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर भेज दिया। ठीक है, उसका चिन्ह देखो ऐसा होता है, देखो अर्थिंग का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये देखो आपको ऐसे और क्षैतिज रेखाएं मिलेंगी जिनकी लंबाई कम होती जाएगी। देखो ये जो चिन्ह है ये किस चीज का है, ये अर्थिंग का है, यहां से लेके यहां तक। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये मान सकते हो कि जैसे ये पृथ्वी है, सही है, ये हो गई पृथ्वी। ठीक, अच्छा इस वस्तु के ऊपर धनावेश है, क्या है भाई, धनावेश, ये धनावेश है। देखो ये वस्तु के ऊपर धनावेश, और अगर ये जो धनावेश है ये आप किसको स्थानांतरित कर दो, ये कहां भेज दो, आप ये पृथ्वी के अंदर भेज दो, पृथ्वी को स्थानांतरित कर दो, तो वस्तु का जितना भी आवेश है सारा पृथ्वी के अंदर चला गया। तो ये प्रक्रिया जो है इसे क्या बोलते हैं, अपन इसे बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं भाई, आवेश कैसा भी हो सकता है, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, लेकिन वस्तु का आवेश पृथ्वी को स्थानांतरित करना, इसे अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कन। क्या बोलते हैं भाई, भू संपर्कन। जैसे ये कोई ऊंची बहुत ही ना बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगे, और ये जो अर्थिंग वाली प्रोसेस है, इससे क्या होगा, जैसे कोई बिजली वगैरह गिरेगी तो बिजली वाला जितना भी आवेश है इस वस्तु पे न रह के वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, और वस्तु जो है उस आवेश से क्या रह जाएगी, सुरक्षित रह जाएगी। तो इस तरीके से हम अर्थिंग या भू संपर्कन को परिभाषित कर सकते हैं, क्या कि किसी वस्तु का जो आवेश है वो पृथ्वी को स्थानांतरित करना, ये क्या कहलाता है,
भू संपर्कन या अर्थिंग, और ये रहता है इसका प्रतीक चिन्ह, ये वाला। तो ये इसका क्या है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। कुछ बात समझ में आई? तो ये अर्थिंग की प्रक्रिया है जो आपको ध्यान रखनी है, जो इन तीनों के अंदर काम में आने वाली है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके पॉइंट। पहला जो पॉइंट है वो क्या है अपना, कि घर्षण द्वारा जो आवेशन है वो क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। देखो हम पढ़ रहे हैं आवेश को उत्पन्न करने की विधियां, और उन विधियों के अंदर जो अपना पहला जो टॉपिक है, पहला जो तरीका है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। ध्यान से देखें भाई, फर्स्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन, कि घर्षण की सहायता से आप वस्तुओं को आवेशित कैसे करोगे। तो यह है अपना पहला टॉपिक, है ना, या पहला तरीका जिसकी सहायता से अपन क्या ला सकते हैं, किसी वस्तु के ऊपर आवेश ला सकते हैं। आवेश लाने के तरीके हैं। ठीक है, देखें भाई, तो किस तरीके से आप आवेश लेके आओगे, ध्यान सुने भाई। देखो घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब यह है कि अगर आप किन्हीं दो वस्तुओं को और परस्पर संपर्क में लाके और आपस में रगड़ते हैं। भाई ये बात तो याद हो जाए, वो शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मिलिटस शहर के जो रहने वाले थे थेल्स, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि एम्बर को ऊनी या सिल्क यानी रेशमी कपड़ों से आप रगड़ते हो तो उसके ऊपर आवेश आ जाता है। याद है क्या? उसने भी तो क्या बताया था, घर्षण द्वारा रगड़ने से। इसके बाद में आपके याद हो तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी क्या किया था, कांच की छड़ को और रेशमी कपड़ों के साथ रगड़ा था। तो इसने भी तो यही बताया था कि जब दोनों को रगड़ते हैं यानी घर्षण द्वारा आवेशन। और वही मैं बता रहा हूं आपको, क्या है घर्षण द्वारा आवेशन। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आप परस्पर रगड़ते हो तो इन दोनों वस्तुओं के ऊपर समान मात्रा यानी परिमाण तो क्या है, समान है, लेकिन विपरीत प्रकृति का जो आवेश है वो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। दोबारा बोलूं, जब किन्हीं दो अनावेशित वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाकर एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो उन दोनों के ऊपर समान परिमाण का परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अच्छा अब इसकी व्याख्या करेंगे, ध्यान से देखना भैया, कि आवेश तो उत्पन्न हो गया, लेकिन इसका कारण क्या था कि भाई ये आवेश उत्पन्न हुआ क्यों। देखो तरीका तो है भाई, आपसे ये पूछे कि क्या तरीका था, तो तरीका जो है वो तो है घर्षण। भाई आप दोनों को रगड़ रहे हो तो घर्षण द्वारा आवेश लेके आ रहे हो, लेकिन ये कारण पूछ ले कि भाई घर्षण से आवेश आया क्यों, इसका कारण क्या है। देखो तरीका तो है घर्षण द्वारा, लेकिन अगर कारण पूछ ले कि आवेश आया क्यों, क्या कारण था इसका, तो कारण वही है, मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। सर हमें तो पता नहीं चल रहा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। ध्यान से समझे, देखो जब इस वस्तु को इस वस्तु के पास संपर्क में लाए तो ये वाली जो सतह है इसे बोलेंगे अपन संपर्क सतह, यानी जो जहां पे दोनों टच कर रहे हैं वो वाली सतह। तो इस संपर्क सतह की बात करते हैं। जैसे ही दोनों को परस्पर रगड़ा तो संपर्क सतह पर, भाई रगड़ रहे हैं, देखो रगड़ रहे हैं, तो इस संपर्क सतह पर क्या उत्पन्न हो रहा है, ताप। यानी यहां पे उत्पन्न हो रहा है क्या भाई, तापीय ऊर्जा या उष्मा। तो जब दोनों को रगड़ा तो यहां उत्पन्न हुई कौन सी ऊर्जा, तो तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भाई, तापीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है, और आपको 2 मिनट पहले मैं बताया था प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन भी कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखा, यहां जितने भी परमाणु थे उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इस तापीय ऊर्जा को इन इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। क्या बोल रहा हूं, घर्षण से उत्पन्न हुआ ताप यानी तापीय ऊर्जा, और उस तापीय ऊर्जा को किसने ग्रहण कर लिया कि यहां पे जितने परमाणु थे उन परमाणुओं में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन ने इस तापीय ऊर्जा को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और फिर ये जो तापीय ऊर्जा है ये बदल गई किसमें, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा का मतलब फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऊर्जा को ग्रहण करके गति करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, गति करने लग गए। गति करने का मतलब चलने लग गए। तो देखो हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन ने गति प्रारंभ की, चलना स्टार्ट कर दिया, तो हुआ ये कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। माना कि ए से और इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गए हैं, बी के ऊपर गए हैं।
भाई इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की, ऊर्जा ग्रहण कर दी, गति ऊर्जा बन गई, गति ऊर्जा बनने का गति करना स्टार्ट कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन ए से कहां गए, बी के ऊपर गए। अब आपने 2 मिनट पहले ही पढ़ा था क्या, कि जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उस पर धनावेश आता है, तो ए पे तो क्या आ गया, धनावेश, और बी ने इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर आए हैं, यानी बी ने इसे ग्रहण किया है, तो बी के ऊपर कैसा आ गया, ऋणावेश। अब देखो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं, इसका मतलब क्या है, इस पे तो आएगा 5 प्लस, और इसके ऊपर गए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, 5 माइनस। कुछ समझ में आई बात। इस तरीके से इस पे धनावेश आया, इस पे क्या आया, ऋणावेश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तरीका क्या है, तरीका क्या है, तो विधि तो है घर्षण द्वारा, है ना, दोनों को रगड़ने से आवेश आ रहा है, लेकिन इसका मुख्य कारण, तरीका तो घर्षण है लेकिन कारण क्या है, कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ए से बी पे गए, यानी स्थानांतरित तो है। कुछ बात समझ में आई। तो घर्षण द्वारा आवेशन से आवेश उत्पन्न होता है, ये तो एक तरीका है आवेश को उत्पन्न करने का, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, वही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। बात समझ में आई। ये था अपना पहला प्रकार जो हमें यह बताता है कि आवेश को आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, कि 2 तरीके और हैं आवेश को उत्पन्न करने के, एक तो चालन द्वारा और एक प्रेरण द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप ये तीनों क्लासेस, क्योंकि अपनी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तीनों क्लासेस को और ध्यान से देखो और रफ कॉपी के अंदर या फिर कॉपी के अंदर इनके क्या बना लो, क्लास नोट्स बना लो। ठीक है, थैंक यू।